हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है सामान्य विज्ञान में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। आज जो है सेट कराने जा रहे हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। जितने बार बीपीएससी जो है मैंने भौतिक विज्ञान से जो है क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में पूरा हम एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विकल्पानुसार मूल भौतिक राशि है। देखिए ये विद्युत धारा है, यानी विकल्पानुसार मूल भौतिक राशि है तो विद्युत धारा। देखिए बीपीएससी 66 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन देखिए कितना घुमा के पूछा है। इसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि भौतिक राशि कौन है, तो विद्युत धारा याद रखिएगा। तो ये जो है आपको सही चला जाएगा। फिर अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। विद्युत शक्ति का इकाई ये जो होता है वाट होता है, याद रखिएगा। ये बीपीएससी 65 और 64 में पूछा है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को कहाँ से मापा जाता है, तो हर्ट्ज से मापा जाता है, याद रखिए। आवृत्ति को कहाँ से मापा जाता है, तो हर्ट्ज से मापा जाता है, याद रखिएगा। फिर हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, देखिए उल्टा घुमा दिया। तो ये बीपीएससी 65 में पूछा आवृत्ति, याद रखिएगा। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। ओम मीटर का मात्रक होता है, यानी बीपीएससी 66 में पूछा है कि ओम मीटर का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता होता है, याद रखिएगा। ओम मीटर का जो है मतलब कि मात्रक जो है प्रतिरोधकता होता है, याद रखिएगा। फिर अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है। बीपीएससी देखिए 66 में पूछा है दूरी की, याद रखिए। प्रकाश वर्ष की जो इकाई है किसकी है, तो दूरी की है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, ये देखिए बीपीएससी 64 में पूछा है कि एंगस्ट्रॉम का इकाई क्या है, यानी ये लंबाई, याद रखिए। लंबाई जो है आपको होगा। फिर अगला पॉइंट है कि एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर जो है मतलब कि एक माइक्रोन बराबर, देखिए बीपीएससी यानी 39 में पूछा है 1/1000 मिलीमीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 मतलब कि 1000 मिलीमीटर, याद रखिएगा। फिर आगे आपको है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं। देखिए पहला होता है किलोमीटर, पहला होता है किलोमीटर, याद रखिए। किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, इसके बाद होता है डेकामीटर, फिर इसके बाद होता है डेकामीटर के बाद आपको मीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद आपको फिर से समझिए। देखिए मैंने पहला होता है किलोमीटर, याद रखिए। पहला किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर के बाद आपको होता है आपको डेकामीटर, याद रखिएगा। फिर डेकामीटर के बाद होता है आपको डेकामीटर के बाद होता है आपको मीटर, याद रखिएगा। डेकामीटर के बाद क्या होगा, मीटर होगा। फिर मीटर के बाद आपको होता है डेसीमीटर, याद रखिए। डेसीमीटर, याद रखिए। मीटर के बाद क्या होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आपको होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और इसके बाद होता है मिलीमीटर, याद रखिए। फिर क्या होगा, मिलीमीटर। अगर 1 किलोमीटर बराबर पूछेगा कि कितने हेक्टोमीटर होता है, तो 10 बताइएगा। अगर 1 किलोमीटर बराबर पूछेगा कितना डेकामीटर होता है, तो एगो जीरो, माने जितने हम आगे बढ़ेंगे ना उतना जीरो बैठते जाएगा। अगर 1 किलोमीटर ये ना पूछ सकता है कि कितने मीटर होता है, तो याद रखिएगा। एक देखिए यहाँ पर किलोमीटर है ना, तो कितने कदम आगे है, 1 2 3, यानी 3 जीरो बैठा दीजिएगा, याद रखिए। 1000 मीटर। अगर ये ना पूछ कर ये पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो एक पकड़ को जीरो जीरो हो जाएगा, 4 को जीरो होगा। अगर ये नहीं पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। इसी तरह जो है ये निकलता है। अगला पॉइंट ये है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम जो है देखिए बीपीएससी 42 में पूछा है 10 के इन्वर्स 2 ग्राम, याद रखिए। एक पिकोग्राम जो है बराबर होता है किसका, 10 के इन्वर्स 2 ग्राम का होता है। दाब की एसआई इकाई क्या होता है, दाब का जो है एसआई इकाई जो है न्यूटन, न्यूटन होता है, याद रखिए। पास्कल भी होता है, याद रखिए। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या आपको पास्कल, ये देखिए बीपीएससी 64 और 65 में पूछा है, याद रखिएगा। तो दाब का पास्कल भी बोल सकते हैं, या नहीं तो न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। अगला है कि विकृति का मात्रा क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विकृति का मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा। विकृति का जो मात्रक जो है मात्र कहीन होता है, याद रखिए। मात्र कहीन जो होता है, विकृति का मात्रक जो होता है मात्र कहीन होता है। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है, मैंने विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, याद रखिएगा। अमीटर से, एमीटर से जो है विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। देखिए ये भी देखिए बीपीएससी 64 65 में क्वेश्चन पूछा है। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन नहीं है, तो देखिए 64 में जो है
आपको बीपीएससी 60 जो है 7 में पूछा है कि सही सम्मिलित नहीं है, ये ऑप्शन वाला है, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। देखिए बीपीएससी जो है 64 में पूछा है कि आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो है निगरानी के लिए उपयोग होता है, मतलब कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो इस तरह के मस्तिष्क के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी 64 में पूछा है। फिर एक जेप्टो बराबर होता है, एक जेप्टो बराबर जो है एक जेप्टो बराबर होता है, यानी 10 के इन्वर्स से किस याद रखेगा, एक जेप्टो बराबर होता है 10 के इन्वर्स से। गई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर जो उदासीन बिंदु संख्या है, याद रखिएगा ये जो है आपको आंसर जो है आपको चला जाएगा। ये CDPO में पूछा है 2018 में, ये -2 होगा, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिए और वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, बाबा मैथ विकास सर। और वहाँ पर हम करेंट अफेयर जो पढ़ाते हैं पर डे पढ़ाते हैं, PDF भी सेंड करते हैं, और इसके साथ साथ आपको PDF के साथ साथ आपको टेस्ट भी देते हैं। तो करेंट अफेयर आप मेरा पढ़ लेते हैं तो हम 50% जो है आपको जो जनरल कंपटीशन जो है ये एकदम 100% में हम बता रहे हैं, 50% आपका खाली इसी तरह मेरे करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप लोग वहाँ से देखें जो कि कैसे एग्ज़ाम में दिया है, तो अब हम आप लोग का जो है एडवांस में पढ़ा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि उसमें से ना पूछकर इसमें भी ये पूछ सकता है। देखिए ताप का SI में यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता क्या होगा, कैंडल है। इस तीनों याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से कहीं से वो दे देगा। ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडल है। एकदम मतलब कि समझ जाइए कि आपको अधिकारी बन जाना ही है। अगर अगला है पॉइंट आपको, देखिए समतल कोण का अगर पूछेगा कि मात्रक क्या होता है, समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, याद रखिए। समतल कोण का भी पूछ सकता है तो रेडियन, याद रखिए। 100 बार 50 बार बोलिए अगर आपको अधिकारी बनना है तो रेडियन होता है। घन कोण क्या होता है, स्टेडियम होता है। मेरे साथ बोलिए, स्टेडियन या स्ट्रेडियन। आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का अगला पॉइंट ये है कि आवृत्ति का देखिए SI यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। घन कोण का स्टेडियन होता है, ठीक है। बल का क्या होगा, न्यूटन, याद रखिएगा। अगर बल का भी पूछ सकता है कि बल का क्या होगा। अगला पॉइंट ये है कि दाब और प्रतिबल का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल, याद रखिएगा। दाब पूछे, प्रतिबल पूछे, बात एक ही होगा, पास्कल होगा। ऊर्जा का SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। कार्य के SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। उसमें क्या होगा, जूल होगा। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है एकदम देगा ही देगा, ना के सवाले नहीं है, तो इसको याद कर लीजिएगा। शक्ति का क्या होगा, वाट होगा। रेडियंट फ्लक्स का क्या होगा, वाट होगा। विद्युत आवेश का क्या होगा, कूलम होगा, याद रखिए। विद्युत आवेश का क्या होगा, कूलम होगा। वोल्टता का जो है विद्युत विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा, याद रखिएगा। वोल्टता या विद्युत विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। विद्युत धारिता का क्या होगा, फैराड होगा, याद रखिए। विद्युत माने धारिता का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये जरूरी है। विद्युत प्रतिरोध, याद रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो है ओम होगा, याद रखिएगा। अभी सब आपको दिखाए हैं कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्युत चालकता का क्या होगा, तो सीमेंस होगा, याद रखिए। विद्युत चालकता का क्या होगा, सीमेंस होगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, वेबर है, याद रखिए। चुंबकीय फ्लक्स का जो है वेबर होगा, याद रखिएगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है टेस्ला होगा। प्रेरकता का क्या होगा, तो हेनरी होगा, याद रखिए। प्रेरकता का क्या होगा, हेनरी होगा। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होगा, याद रखिए। ज्योति फ्लक्स का क्या होगा, ल्यूमेन होगा। दीप्त घनत्व का होगा, लक्स होगा, याद रखिए। प्रदीप्त घनत्व का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट लक्स होगा। एक रेडियो न्यूक्लोराइड का SI यूनिट क्या होता है, बुकरेल होगा, याद रखिए। बेक्यूरेल होगा, याद रखिएगा। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता क्या होगा, तो बेकू
रेल है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछ सकता है, तो जितना बता रहे हैं ये सब याद कर लीजिएगा। अवशोषित विकिरण का होगा ग्रे होगा, याद रखिएगा। अवशोषित विकिरण का होगा ग्रे होगा। विकिरण मात्रा का होगा तो सी वाट होगा, याद रखिएगा, सी वाट होगा। और उत्प्रेरण के जो है आपको कैटल होगा, याद रखिएगा। उत्प्रेरण सक्रियता का होगा तो कैटल होगा, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट में वो एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट को याद कर लीजिएगा। ये व्युत्पन्न है, या इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एगो देख सकता है। देखिए बल का गुणनफल क्या होगा, ये बीपीएससी 45 में पूछा है, द्रव्यमान और त्वरण। याद रखिए बल का जो गुणनफल होगा द्रव्यमान और त्वरण होगा। गति को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया था, तो गैलीलियो ने किया था। देखिए बीपीएससी 67 में पूछा है, ये जड़त्व का नियम भी कहता है। गति के सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया था, तो गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो ने किया था। और ये इसको माने गति के सर्वप्रथम माने गति के प्रथम नियम क्या 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 कहता है, तो जड़त्व का नियम कहता है। गति का जो है प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है, तो इस तरह के पृथ्वी का घूर्णन के कारण। इस तरह के पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है, इस रखिएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। वॉशिंग मशीन का जो है उपकेंद्र होता है, सॉरी अपकेंद्रन, याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रन होगा, तो अपकेंद्रन याद रखिएगा। इसको याद कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन के कार्य जो है अपकेंद्रन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट ये है कि बाल बेरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को खाली स्थान में परिवर्तित करने की किया जाता है। ये कौन होगा, तो रोलिंग घर्षण होता है, याद रखिए। रोलिंग जो है घर्षण होगा। बाल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर जो है फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए बाद में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोल कीपर को सक्षम बनाता है। एक और है क्वेश्चन कि फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर फुटबॉल को फुटबॉल को गोल में गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह जो है गोल कीपर को सक्षम बनाता है, तो याद रखिएगा। ये आपको आंसर होगा संवेग, याद रखिए। संवेग परिवर्तन की दर से, याद रखिएगा। संवेग जो है संवेग परिवर्तन की दर से कम करने के लिए, याद रखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर कम करने के लिए। अगला पॉइंट ये है कि केंद्राभिमुखी बल जो है जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी जो है बल जिम्मेवार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, रखिए। वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। अगला पॉइंट ये है आपका कि किस ऊर्जा के परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो किस ऊर्जा के परिवर्तन में घर्षण बल जो शामिल होता है, तो गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, याद रखिए। गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में सही होगा। किस ऊर्जा जो है परिवर्तन में घर्षण बल का शामिल होता है, तो गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि एक बस सीधी रास्ता पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होगा, बाईं ओर झुकेगा। याद रखिएगा। बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा है कि एक सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मुड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होगा, तो बाईं ओर झुकेगा, याद रखिए। बाईं ओर झुकेगा। अगला पॉइंट ये है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिन के लिए स्थिर रहेगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिन के लिए स्थिर रहेगा, याद रखिए। गति ऊर्जा, याद रखिए। गति ऊर्जा जो है सही होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन CDPO में पूछा है 2018 में। यदि बल का जो है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है, तो इधर के जूल में, देखिए जूल में जो है सही होगा। अगला पॉइंट है कि
यदि एक पंखा और एक रबर की गेंद और एक लकड़ी को की गेंद निर्वात मतलब शून्य होता है में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो मतलब कि क्या होगा, मैंने यदि एक पंखा और एक रबर की गेंद, एक पंखा हो गया, एक रबर की गेंद हो गया और एक लकड़ी हो गया, और निर्वात मतलब कि वहाँ पर तो नहीं हवा पानी कुछ नहीं होना चाहिए, एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। देखिए तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे, ये नहीं कि जो पंखा जो है लोहा जो है पहले पहुँच जाएगा रबड़ बाद में, ये नहीं हो सकता है। देखिए अगला पॉइंट ये है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। यदि धरती घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यदि धरती की घूमने की गति जो है घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घट जाएगा। याद रखिए घट जाएगा इसका होगा। फिर अगला पॉइंट ये है, लोलक की काल अवधि क्या है। लोलक की जो है काल अवधि क्या होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखिए लोलक का काल अवधि क्या होगा तो लंबाई के ऊपर क्या करेगा, ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ से अगला पॉइंट आप लोग का है चैप्टर स्थूल पदार्थों का गुण। यहाँ से भी बीपीएससी जो है खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। स्थूल जो है पदार्थों के गुण से भी वर्षा की बूंद जो है कि गोलाकार आकृति के कारण वर्षा जो होता है उसका मतलब कि जो गोल होता है, मतलब कि जो पानी का जो बूंद होता है गोल होता है, किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। याद रखिएगा किस कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा तन्यता होती है। याद रखिए सबसे ज़्यादा तन्यता होती है जल, किस में होती है, सबसे ज़्यादा जो है तन्यता होती है किस में होती है, जल में, वायु में, रक्त में, शहद में। याद रखिएगा ये बीपीएससी 66 में पूछा है। याद रखिएगा ये जो है जल में होगा, वायु में होगा कि रक्त में होगा कि शहद में, सबसे ज़्यादा तन्यता होगा शहद में। याद रखिएगा ऑप्शन आंसर जो है सही चला जाएगा शहद। याद रखिएगा शहद जो है होगा, ज़्यादा तन्यता होता है शहद में। देखिए किस ताप पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, तो याद रखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित तापमान में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। किस नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। तो याद रखिएगा ये जो आंसर जो होगा आओगाद्रो के नियम। याद रखिएगा आओगाद्रो के नियम जो है सही होगा। याद रखिएगा आओगाद्रो के नियम जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, बर्फ का एक टुकड़ा जो है पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, जल स्तर नहीं होगा। याद रखिएगा जल जो है स्तर नहीं होगा। कुछ यांत्रिक से भी करा दे रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। यानी विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, तो याद रखिए आयतन। कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, जिसमें वह आता है ना वो सदिश राशि होता है, जिसमें वह नहीं आता है वो अदिश राशि होती है। देखिए विस्थापन में वह आया है तो सदिश हो जाएगा, वेग में वह आया है सदिश हो गया, बल में वह आया है सदिश हो गया। देखिए आयतन में जो है वह नहीं आया है इसीलिए अदिश राशि है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगला पॉइंट ये है कि फिर हम आगे भी आप लोग का जो है क्लास देंगे। गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में से जो है सदिश राशि कौन राशि नहीं है, माने गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में जो कह रहा है कि कौन सदिश नहीं है, तो वही हम जो अभी समझाए हैं। देखिए कौन सदिश नहीं है, तो गति, इसमें वह नहीं है इसलिए गति ही नहीं है। दाब अदिश है कि सदिश है, तो याद रखिए दाब जो है अब यहाँ पर अदिश है। कैसे, देखिए दाब जो है मतलब कि जो है अदिश है, कोई अपवाद में भी होता है, याद रखिए उसको भी याद कर लीजिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी जो है भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है, तो याद रखिए द्रव्यमान। याद रखिए कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से हम प्रकाश के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रकाश से भी बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा है। देखिए सौर विकिरण इस परास में दिखता है। सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो याद रखिए -400 nm से 700 nm। याद रखिए -400 nm से 700 nm। याद रखिएगा दृश्य एंगस्ट्रम के तरंग दैर्ध्य जो है, दृष्टि एंगस्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, याद रखिए 39,000 एंगस्ट्रम से 76,000 एंगस्ट्रम। याद रखिएगा 39,000 एंगस्ट्रम से 76,000 एंगस्ट्रम होगा। प्रकाश विकिरणों को जो है प्रकाश
प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान है। देखिए प्रकाश विकिरणों की जो है मतलब प्रकृति होती है तरंग एवं कणों दोनों के समान है, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानत है, यानी प्रकाश का शून्यावकाश में वेग जो है अनुमानतः है, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। प्रकाश का जो है शून्यावकाश में वेग जो है अनुमानतः होता है तो 3 × 10⁸ मीटर। देख लीजिए कैसे घुमा के पूछा है क्वेश्चन, जो कि प्रकाश का जो है चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम अधिकारी बन ही जाइएगा। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से किसके बीच से जाता है वह न्यूनतम होगी। इधर देखिए कह रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की गति जो है कांच, निर्वात, जल, वायु में सबसे बताइए बीच में सबसे न्यूनतम किसकी होगी, तो कांच में। इधर देखिए सबसे न्यूनतम माने सबसे कम किस में होगा, माने प्रकाश के जो लाइट जाएगा सबसे मतलब कम किस में जाएगा, निर्वात में जाएगा, जल में जाएगा, वायु में जाएगा, कांच में, याद रखिए कांच में जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट ये है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सूरज के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। सन का लाइट जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और चंद्रमा के पूछेगा तो 1.3 सेकेंड, याद रखिएगा। चंद्रमा के पूछेगा तो कितना, 1.3 सेकेंड। अगला पॉइंट ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाता है तो नहीं बदलता है, तो ये आवृत्ति, याद रखिएगा। ये बीपीएससी जो है 66 में पूछा है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन ये है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे माने समझाया जा सकता है, यानी रात के समय में खुले आकाश में तारे को टिमटिमाने को किस में समझाया जा सकता है, याद रखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होगा, रात में जो तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अगला पॉइंट ये है कि आकाश का नीला लगता है, आकाश जो है नीला क्यों लगता है, याद रखिएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि समुद्री नीला प्रतीत होता है, समुद्री जो नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल कणों को द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिए। समुद्र जो है नीला क्यों होता है, प्रकाश, देखिए आकाश समुद्र जो है नीला के प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी जो है 67 में पूछा है क्वेश्चन कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। इस घटना के कारण क्या है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, ठीक है, तो वह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना के कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यक्तिकरण, याद रखिए प्रकाश का व्यक्तिकरण जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए बीपीएससी जो है 67 में क्वेश्चन ये पूछा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति, दर्पण के सामने माने ऐनक के सामने जो है खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा होगा, और याद रखिएगा अवतल, याद रखिएगा अवतल जो है सही होगा। माने दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना जो है प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य के कारण क्या है, तो अवतल दर्पण होगा। देखिए ये बीपीएससी 43 में पूछा है क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनता है तो अवतल। देखिए नज़दीक जो वस्तु होता है ना तो अवतल, और दूर के वस्तु उतल, याद रखिए नज़दीक में अवतल और दूर के उतल, याद कर लीजिएगा। एक मिनट। अगला पॉइंट ये है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के क्या तरीका है। प्रकाश में 7 गो रंग होता है, लेकिन उसको अलग कैसे कर सकते हैं, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म के रंगों से अलग अलग किया जाता है। देखिए ये भी मैंने बीपीएससी जो है 60 में पूछा है क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, देखिए प्रिज्म द्वारा, प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म के द्वारा होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष जो है दिखाई देता है, याद रखिएगा यह नहीं दिखाई देता है। मैंने कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, याद रखिए प्रिज्म द्वारा, लेकिन दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो नहीं, इन जो है 12 बजे जो है इंद्रधनुष दिखाई नहीं देते हैं।
देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण जो सही होगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो उत्तल लेंस याद रखिएगा। उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं। हम इतना आपको प्रकाश से करा देंगे ना कि क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं एग्जाम में। देखिए अगला है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाते हैं। पढ़ने में काम आने वाले माने ग्लासेस किस प्रकार के लेंस जो है बनाने में काम आते हैं, याद रखिएगा। ये उत्तल, याद रखिए उत्तल जो है सही होगा। अब उत्तल जो है सही होगा। अब अगला है कि लेंस के क्षमता का जो है लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डाईएप्टर में। ये देखिए बीपीएससी यानी 66 में क्वेश्चन पूछा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डाईएप्टर में। अगला पॉइंट ये है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है +2 डाईएप्टर हो, तो इसका जो है फोकस दूरी होगा यानी 50 होगा। याद रखिएगा 2 डाईएप्टर हो तो 50 होगा। कैसे 100 से यानी 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 50 से नहीं आएगा। याद रखिए 50 होगा। अगला पॉइंट ये है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली जो है पट्टियाँ बनाई जाती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, याद रखिए कम जो है चमक वाला घोड़ा। याद रखिए कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि निकट दृष्टि दोष से उपचारित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष जो है उपचारित किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस है। याद रखिए अवतल लेंस है, याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब अगला पॉइंट ये है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो दूरी से। याद रखिए प्रकाश वर्ष के तो जो संबंध है दूरी से है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। याद रखिएगा ये आंसर होगा एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन ये है कि बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला माने विजिलेंस दर्पण होता है। याद रखिए उत्तल दर्पण। याद रखिए उत्तल दर्पण जो सही होगा। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण जो है जो सही होगा। यहाँ से कुछ आपको जो है रिवाइज करा देते हैं कि विभिन्न माध्यम से प्रकाश की चाल होता है। देखिए निर्वात में अगर चाल पूछेगा तो 3 × 10⁸ याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ होता है। और जल में जो है चाल जो है प्रकाश का कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸। याद रखिए सब में 10⁸ होगा 2.25। कांच में जो है मैंने सबसे कम हो जाएगा यानी 2 × 10⁸। और आप मैंने कम करना चाह रहे हैं तो हीरा में याद रखिएगा 1.24 × 10⁸। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸। और कांच में जो होता है 2 × 10⁸। और हीरा में जो है 1.24 × 10⁸ जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि देखिए अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति, यानी अवतल दर्पण के से बने प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति के बारे में बताएं। वक्रता केंद्र पर जो है अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो वक्रता केंद्र पर होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा तो उल्टा और वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब का आकार पूछेगा तो समान आकार का होगा। याद रखिए वक्रता केंद्र जो है मतलब प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो समान आकार होगा। अगला पॉइंट अगर ये न पूछे, अगर अनंत पर होगा तो फोकस पर होगा। और उल्टा और वास्तविक बनेगा बिंदु के समान बनेगा। फोकस पर पूछेगा तो अनंत पर, उल्टा और वास्तविक और बहुत बड़ा होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य होगा, तो मध्य से पूछेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र पर उल्टा और वास्तविक दिखाई देगा और ये छोटा दिखाई देगा। ध्रुव और फोकस पर मध्य अगर पूछे तो दर्पण के पीछे और सीधा और आभासी बड़ा होगा। याद रखिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के माध्यम से पूछेगा तो वक्रता केंद्र और उल्टा और वास्तविक अनंत और बड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम आप लोग का मैंने दृष्टि दोष से पढ़ा दे रहे हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जो है स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। निदान हेतु लेंस मैंने अवतल होगा। अगर निकट दृष्टि दोष का अगर आपके पास रोग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तो अवतल लेंस। जैसे निदान करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। और इसमें क्या के प्रयोग हुआ, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा इसमें जो है आपको उत्तल लेंस होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है उत्तल लेंस होगा, दूरदृष्टि के उत्तल लेंस। और निकट के लिए अवतल लेंस जो है निदान हेतु मतलब कि हम प्रयोग कर सकते हैं।
अगला पॉइंट ये है, देखिए उष्मा, अगला चैप्टर ये है उष्मा और उष्मा गतिकी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा है बीपीएससी। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तो क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। याद रखिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि वह ताप जो है आपको, वह ताप जो बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तो क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु कहलाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाने मेल खाता है? देखिए -40 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा, तो याद रखिए ये बीपीएससी 41 में पूछा है 36.9 डिग्री। याद रखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। 40 डिग्री जो है आपको, 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट का स्केल कितना होता है? ये बीपीएससी जो है 64 में पूछा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा -104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट का स्केल में पूछेगा तो -122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो अगला पॉइंट ये है कि ठंडे के दिनों में लोहे जो है, लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उसमें का सुचालक, माने उसमें का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें का क्या होता है? अच्छा माने चालक होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है आपको पॉइंट कि तेज हवा वाली यात्री में लोस नहीं बनाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो है दर जो है तेज हो जाती है। फिर कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। याद रखिए, कमरे के मैंने ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गर्म मौसम के में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, यानी क्योंकि मतलब गर्म मौसम में जो है मतलब कि पंखा जो है चलने पर आराम महसूस होता है। क्यों? आखिर कारण क्या है? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि मैंने उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बीपीएससी ने। याद रखिएगा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, यानी आप अतंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी आप अंतः कमरे को क्या कर सकते हैं? थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान कितना होता है? तो बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज के दरवाज़ा अगर कुछ घंटे के लिए खोल देते हैं तो याद रखिएगा वो उसका तापमान जो है बढ़ जाएगा। यहाँ से आपको ध्वनि के बारे में कराते हैं। देखिए, ध्वनि से क्वेश्चन खूब पूछता है। पतियों का सराहट, यानी पतियों का सराहट मतलब उसका कितना होता है? तीव्रता 20, यानी 20 डेसिबल होता है। याद रखिएगा 20 डेसिबल जो होगा, माने अगर पता है वो मैंने सड़सड़ा रहा है ना, उसका साउंड कितना होगा? 20 माने 20 डेसिबल होगा। याद रखिएगा, माने तीव्रता 20 डिग्री माने डेसिबल होगा। और फुसफुसाहट, यानी फुसफुस हम लोग बात करते हैं ना, तो उसका आवाज़ कितना होना चाहिए? तो 30 डेसिबल। याद रखिए 30 डेसिबल। कमरे में शांत कार्यालय की ध्वनि 40 होता है। कमरे में शांत जो है कार्यालय की ध्वनि कितना होता है? तो 40 होता है। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कमरे में मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सामान्य बातचीत के समय यानी 60 डिग्री होता है, और सामान्य बातचीत जो करते हैं 60 होता है। याद रखिएगा 20 से ज़्यादा। ट्रक की आवाज़ जो है 80 से 85 होता है। जेट इंजन की आवाज़ जो है 120 होता है। याद रखिएगा। और जेट प्लान का मैंने जेट एक मिनट जेट प्लान का उतरना, उसका ध्वनि कितना होगा? तो जेट प्लान का उतरना जो है 150 होगा, और रॉकेट इंजन का जो है 180 होगा। चलिए यहाँ से हम ध्वनि के बारे में रिपीट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। द्रव और पदार्थ है जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है क्या कहलाता है? तो माध्यम। याद रखिएगा, तो माध्यमों क्रमशः एक में जल हो गया, इस्पात हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ध्वनि की चाल जो है अवरोही क्रम में क्या होगा? तो पहले क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, फिर जल होगा, फिर इस्पात होगा। याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि वायु, द्रव, धातु और निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो धातु में होता है। निर्वात जो है जल, वायु, इस्पात में से ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, तो इस्पात में होता है। याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है
कि ठोस द्रव गैस में ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परागमन होता है, तक किस में होता है, जैसे ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होगा ठोस में होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। और इसी तरह हम जो है मैंने पर डे जो है साइंस से करा देंगे, 2 से 3 दिन में साइंस का ख़त्म कर देंगे, मैंने 2 से 3 दिन का 4 दिन लगेगा। और फिर इसके बाद SST ख़त्म कर देंगे, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ। तो प्लीज़ रोज़ वीडियो आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।